नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उत्तराखंड को कोयला आधारित संयंत्रों से 400 से 450 मेगावाट स्थायी आवंटन किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों और टावरों को पुनर्स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त लाइनों की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त विद्युत टावरों का सर्वे कराकर इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी और परीक्षण कराकर प्रतिपूर्ति पर विचार किया जाएगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ वक्त बचा हो, लेकिन बीजेपी ने समय रहते ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की कोशिश है कि साल 2024 में भी वो साल 2019 की तरह उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराए। इसके लिए बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर काम भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी ने राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बता दें कि इससे पहले भी हल्द्वानी में बीजेपी मतदाता चेतना अभियान से जुड़े एक कार्यक्रम का आयोजन कर चुकी है। गौरतलब है कि मतदाता चेतना अभियान कार्यक्रम के तहत बीजेपी युवा मतदाताओं को साधने में जुटी हुई है। देखिए, वोटर चेतना अभियान अभी तक जो मतदाता नहीं बन पाया उसको मतदाता बनाना, कुछ मतदाताओं के स्थान परिवर्तन हो गए हैं उनको ठीक करना, इसके साथ साथ ऐसे अनेकों नौ मतदाता जो 18 वर्ष के अभी एक प्रथम चरण और 1 जनवरी 2024 का द्वितीय चरण, उसमें हम सब लोगों से बना काम करा। अभी तक ये एनजीओ सरकारी संस्थाएं करती थी, लेकिन देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते हम भी इस अभियान में प्रमुखता से जुड़े। इस विषय को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को इस काम में हम जोड़ेंगे और उद्देश्य वही है कि भारत के लोकतंत्र में मतदान का जो महत्व है उसका जागरण करना। चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य वर्तमान समय में चल रहा है और ये काम 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें मतदाता सूची में जो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष के पूर्ण करने वाले नवयुवक हैं उनके नाम जोड़ने का काम है और जिनके नाम मतदाता सूची में गलत है उनको शुद्ध करने का काम, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट हो चुके उनके नाम कटने हैं। ऐसे 3 काम करने का काम इस समय चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनके अपने परिवार के जिन सदस्यों का नाम जोड़ना है, जिनके नाम मतदाता सूची में शुद्ध करने हैं, और जो लोग उस पोलिंग बूथ पर निवास नहीं करते हैं ऐसे लोगों का नाम हटने का काम, इसमें सहयोग करेंगे। और हमारी पार्टी के पूरे जितने भी पदाधिकारी, इसके लिए हमने जिला स्तर पर 5 लोगों की एक टीम बनाई है, जिसमें महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष और युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष इसके सदस्य हैं। इसी तरह से हमने विधानसभा स्तर पर 3-3 लोगों की एक टीम बनाई है। तो ये सभी लोग जो है अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर के और हमारे बूथ पर जो BLA 2 है उन सभी को साथ में लेकर के मतदाता सूची में पुनरीक्षण के काम में सहयोग करेंगे। ठीक है। बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ और लोगों को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में इसका संकेत दिया है। हालांकि भट्ट खुलकर कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये भी दावा किया है कि बागेश्वर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी और पिछली बार की तरह कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत भी जब्त होगी। कांग्रेस के अंदर आक्रोश इस बात का है कि जो पैनल भेजा जाता है उसमें कार्यकर्ताओं के नाम भेजे ही नहीं जाते हैं
और गुमराह करा। इसलिए कांग्रेस में एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। बड़ी संख्या में वहाँ के अनेकों लोग, एक ज्येष्ठ प्रमुख से लेकर अनेकों जो कांग्रेस के जो वहाँ के कभी ना कभी प्रत्याशी रहे, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र के रहे हों, चाहे बाकी, सब ने पार्टी ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया। संपर्क में है क्या? समय के साथ साथ जन दबाव के साथ बड़ी संख्या में लोग आएंगे। वहीं हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रक्सिया नाले का निरीक्षण किया। रक्सिया नाले ने इस बार हल्द्वानी में काफी तबाही मचाई, जिसे देखते हुए अजय भट्ट ने एसडीएम सिंचाई विभाग के अधिकारियों से रक्सिया नाले के बारे में जानकारी ली। अजय भट्ट ने कहा कि नाले के तेज बहाव की दृष्टि से तत्काल सुरक्षात्मक कार्य किया जाना आवश्यक है, ताकि कटाव को रोका जा सके और पानी का रुख आबादी की तरफ कम से कम हो। फिलहाल नाले का बहाव कम है, जिसे देखते हुए डीसेल्टिंग का काम कराया जा रहा है। की मार है और काफी नुकसानी तो हुई है। प्रभु की कृपा रही है कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। पूरी तरह से अगल बगल की दीवारें टूट गई है, कई मकान पूरी तरह बह गए हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। वो सारे हमने एक 14 सदस्यों की एक समिति बना दी है। जिलाधिकारी खुद यहाँ आए थे, तो उसमें फॉरेस्ट भी होगा, एक्शन होंगे हर डिपार्टमेंट के। हम कैसे इसको ठीक करें। डीसिल्टिंग करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नदियाँ भर गई हैं और वो अगल बगल को मार रही हैं, अपना रास्ता बदल रही हैं। अब चूंकि ये पूरा आबादी क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र में अपने लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। इस बार तो ईश्वर की कृपा से कहीं जनहानि नहीं हुई है। जितना इस बार काट दिया, अगर इसकी रेमेडी हम नहीं करेंगे तो उपचार ठीक से नहीं होगा, तो अगली बार खतरा पैदा होगा। तो इसलिए ऐसी स्कीम बना रहे हैं कि दोनों तरफ से पुख्ता प्रबंध हो जाए, ताकि पानी का कटाव बंद हो जाए। बड़े बड़े बोल्डर किनारे पे लगा के बीच बीच में पानी जाते रहे, ताकि बोल्डर को ही नुकसान हो, मकानों तक न पहुंचे। ऐसी योजना बन रही है यथाशीघ्र, और बहुत तेजी से काम चल रहा है। हर तरह से अहेतुक राशि दे दी गई है और लोगों को जो अपने बेघर हुए हैं उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यह हमारी सरकार की, हम सबकी नैतिक ड्यूटी है। आखिर हमारे लोग हैं, हम कहाँ डालेंगे उनको, इसके लिए योजना बना रहे हैं। मैंने इसी नाते आज यहाँ का निरीक्षण किया है। काम तेजी से चल रहा है। लोगों ने बताया है कि पहले पूरी भली हुई थी नदी, आज धीरे धीरे डीसिल्टिंग हो रहा है। तो काफ़ी पानी का हमने जो बहाव बिल्कुल इधर को मार रहा था एक साइड को, तो उसको बीच में डाल के आगे को कर दिया। अगर इस साल कोई ज़्यादा बारिश फिर होती है तो कम से कम फिलहाल एक दिशा दे दी है। तो ये जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाएगी, समाप्त होगी, तो उसके बाद परमानेंट क्योर करने के लिए। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय होने के चलते सिस्टम की चुनौती बढ़ गई है। लगातार मानसून की सक्रियता ने सरकारी तंत्र की चुनौती बढ़ा दी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन होने से जहां एक ओर कई मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, तो वहीं सड़क हादसे भी सामने आ रहे हैं। वहीं सचिव आपदा रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में जिन यात्रियों की मौत हुई है, उनमें से एक के परिजनों की रिक्वेस्ट पर अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया जाएगा, जबकि अन्य शवों को हवाई मार्ग पर गुजरात भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मौसम की सक्रियता पर उन्होंने कहा कि मौसम की सक्रियता आपदा प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लिहाजा इस चुनौती से निपटने के लिए संबंधित सभी अधिकारी और रेस्क्यू टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। अलर्ट कल तक येलो अलर्ट था, फिर कल शाम से फिर चेंज हुआ है और आज भी अलर्ट है बारिश का। और इस अलर्ट में चेंज हो रहा है। अभी अलर्ट आती है, फिर हो सकता है येलो अलर्ट हो, वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाती है शाम या दूसरे दिन आते आते। तो इसके लिए हमारी टीम मतलब पूरी तरह तैयार रहती है। और जैसा कि आपने देखा भी है हमारी रेस्क्यू और रिस्पांस में कि कई जगह हमने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया है, जाने बचाई है। कल गुजरात इसके यात्री थे जो कि गंगोत्री हाईवे पे जिनका कि बस गिर गई थी, उसमें 28 लोगों को बचाया गया, 7 लोगों की मृत्यु हुई। 7 लोगों की मृत्यु हुई, वो एम्बामिंग चल रहा है जॉली ग्रांट में। और एम्बामिंग करने के बाद कुछ लोगों को ले जाने की व्यवस्था की जा रही है।
एक की अंत्येष्टि यहीं हरिद्वार में की जाएगी, जैसा उनके परिजनों का जो आग्रह था उसके अनुसार। बाकी लोगों को चार्टर्ड प्लेन से गुजरात ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। सर, मौसम लगातार देखिए, चुनौती तो है क्योंकि काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है मौसम अभी, तो इसके लिए चुनौती तो है। तो हमारी जो टीमें डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, पूरी तरह अलर्ट रहती है। कहीं भी कुछ होता है तो उसके समस्या के निराकरण के लिए तुरंत ही मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई की जाती है। हमारी हेलीकॉप्टर की 2 हेलीकॉप्टर भी अलर्ट मोड में रहती है, और मौसम अगर ठीक रहता है तो हेलीकॉप्टर से हम लोग इवैक्यूएशन की कार्रवाई करते हैं। जैसे कि आपने देखा, मध्य महेश्वर में हेलीकॉप्टर से लगभग 200 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। तो इस तरह से हमारी टीमें। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य दलों ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए कई नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता भी लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है। चुनाव को लेकर बीजेपी और सीएम घबराहट में है। साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की हार होगी और बीजेपी ने हार पहले ही स्वीकार कर ली है। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार बम्पर वोटों से जीत दर्ज करेंगे। पहली बात तो यह है कि बागेश्वर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया है। चुनाव से भाजपा घबराहट में है, स्वयं मुख्यमंत्री जी घबराहट में। पहले तो कैंडिडेट तय नहीं कर पाए, माँ बेटे में दोनों में द्वंद्व चलता रहा, कभी किसी के नाम पर किसी के नाम पर, कभी कहते रहे कि लड़के को देंगे, कभी कहते रहे माँ को देंगे। अंततोगत्वा घबराहट में माँ को सिंपैथी लेने के लिए चंदन रामदास जी की पत्नी को मैदान में उतारा गया है। और बागेश्वर उपचुनाव में निश्चित रूप से भाजपा की हार होगी। भाजपा ने हार स्वीकार कर ली है, पहले ही हार स्वीकार कर ली है, और बहुत ही बड़े अंतर से भाजपा की हार होने जा रही है। वहां का जनमानस भाजपा से हिसाब चुकता करना चाहता है। वहीं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी को ये नहीं मालूम था कि बागेश्वर में टिकट किसे देना है, वो आखिर तक ये तय नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में बागियों के सुर सुनाई दे रहे हैं। जहां बीजेपी में बगावत दिख रही है, वहीं कांग्रेस में कभी भी उम्मीदवार की कमी नहीं रही। जोशी ने कहा कि आपसी द्वंद्व की वजह से बीजेपी की हार होगी। उम्मीदवार नहीं था तो कांग्रेस का उम्मीदवार कहां से लड़ रहा है? भाजपा तो ये तय नहीं कर पा रही थी कि लड़का लड़ेगा, पत्नी लड़ेगी या बाहर लड़ेगा। आज ही मैं भाजपा के एक जगदीश नारिया का बयान पढ़ रहा था, जो संघ के भी कार्यकर्ता अपने को बता रहे हैं, वो खुद बगावत में है। भाजपा में अंदरूनी बगावत है, अंदरूनी आक्रोश है। कांग्रेस के पास तो पहले भी उम्मीदवार थे, आज भी उम्मीदवार है, कल भी उम्मीदवार रहेंगे। ये इस गलतफहमी में न रहे भाजपा। और बागेश्वर में इतनी बड़ी हार भाजपा की होगी, आप देखेंगे कि किस तरीके से कहीं भाजपा की। जब उत्तराखंड में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने प्रेस वार्ता की और डीडी हाट की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 बार के काबीना मंत्री और 6 बार से डीडी हॉट के विधायक बिशन सिंह चौपाल को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त पिथौरागढ़ जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर होती जा रही है और डीडी हाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अक्षरा मशीन और अल्ट्रासाउंड के लिए स्थानीय लोगों को दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और गर्भवती प्रसूता महिलाएं भगवान भरोसे हैं। देखिए, पिछले 6 दिनों से डीडी हाट के स्थानीय कांग्रेस जन धरने पर बैठे हुए हैं और बहुत जो उनकी मांगे हैं वो मौजूद हैं। डीडी हाट में 1996 से लेकर आज तक
बिशन सिंह चौफाल विधायक के रूप में जीतते चले आ रहे हैं। 6ठी बार के विधायक हैं, 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, KMVN के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, 2 बार के जिला अध्यक्ष हैं, ग्राम प्रधान रह चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम पदों को 40 सालों से सुशोभित करने के बाद भी आज उस डीडीहाट की ये हालत है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है डीडीहाट का, उसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन और एक एक्सरे की मशीन नहीं है। वो सिर्फ एक रेफर सेंटर बन चुका है। गर्भवती महिलाओं को, प्रसूता महिलाओं को वहां से पिथौरागढ़ रेफर किया जाता है, जो 2,500-3 हज़ार की गाड़ी करके वो पिथौरागढ़ पहुंचते हैं, और पिथौरागढ़ में भी उनको अल्ट्रासाउंड करने को बोला जाता है, जो 2,500-3 हज़ार में उनको पड़ता है। ऐसे में बिशन सिंह चौफाल पिछले 40 सालों से करते क्या रहे? क्या अपनी सरकार में भी इतने लाचार और मजबूर थे कि वहां सुविधाएं नहीं दे पाए? क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से 2002 में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने सारे जो खाली पद थे वहां के अस्पतालों के, वो भर दिए थे। लेकिन जैसे ही 2007 में भाजपा की सरकार आई, सारे पद तब से रिक्त चल रहे हैं। 3 प्रमुख मांगों को लेकर हमारे वहां कांग्रेस जन बैठे हैं। पहला कि वहां एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन दी जाए। दूसरा, वहाँ के सामुदायिक केंद्र जो है वो जर्जर अवस्था में है, नया भवन दिया जाए। और तीसरा, वहाँ के रिक्त पड़े हुए पदों को भरा जाए। ये डीडीहाट जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी जन्मस्थली है। टनकपुर का बुरा हाल है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके धार्मिक स्थल बनाने वालों के खिलाफ उत्तराखंड में लगातार कार्रवाई की जा रही है। खासकर वन विभाग की जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए मंदिरों और मस्जिदों को हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों काफी संख्या में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया गया। इसे लेकर प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हरिद्वार में अवैध रूप से बनाए गए मंदिर और मस्जिद हटाए गए हैं और आगामी दिनों में भी इसी तरह से अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, एक एक चीजें काउंटिंग नहीं की जाती, लेकिन लगातार हम हटा रहे हैं। कल भी आपने हरिद्वार में देखा कि 2 बाजार और 1 मंदिर को भी हटाया गया। तो और सड़कों पर जिस तरह से जो लोगों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान लगे हैं उनको हटाने के लिए भी एक अभी चिन्हित कर लिया गया है, उनको निशान लगा दिए गए हैं। लोगों को वार्न किया गया कि वो खुद ही तोड़ लें, बाद में अदरवाइज नहीं तोड़ा गया तो बहुत तोड़ेगा भी और उस पर अतिक्रमण तोड़ने के पीछे जो खर्चा आता है वही वसूल। उत्तरकाशी बस हादसे में घायल हुए लोगों को एम्स ऋषिकेश अस्पताल लाया गया, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी अमला और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी हाल जानने पहुंचे। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 27 लोग घायल हुए थे, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई थी। घायलों को उचित उपचार मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद आज उनके द्वारा भी ऋषिकेश एम्स का मौका मुआयना किया गया। उन्होंने बताया कि घायलों को बेहतर उपचार मिले, इसके लिए व्यवस्थाओं को और भी दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। देखिए, जो गंगनानी उत्तरकाशी में कल बस दुर्घटना हुई थी, उसमें जो 28 पेशेंट जो घायल हुए, 14 पेशेंट को यहाँ एम्स रात ही लाया गया था। और मुझे इस बात को कहते हुए अच्छा लग रहा है कि सभी पेशेंट यहाँ अच्छे हैं और 3-4 पेशेंट में थोड़ा सा इंजरी उनकी ज़्यादा है, लेकिन उनको भी मैं कह सकता हूँ आउट ऑफ सीरियस है, कोई उनको दिक्कत नहीं। यहाँ की पूरी टीम लगी है, डायरेक्टर मैम यहाँ लगातार उनको मॉनिटरिंग कर रही है, सभी डॉक्टर लगे हैं, प्रशासन यहीं पे है, हम लोग भी इसलिए आए हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और अच्छी बात यह है कि यहाँ के इलाज से पेशेंट भी संतुष्ट हैं। उनके जो अटेंडेंट है वो भी कुछ लोग आ चुके हैं, तो उनको भी अच्छा लग रहा है। और हमने ये कहा है कि जब तक यहाँ पे उनको पूरा उपचार हम देंगे, जो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल ठीक हैं या ठीक हो चुके हैं, यदि वो चाहेंगे तो उनको डिस्चार्ज भी करेंगे, लेकिन मान के चलिए कि बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ सीरियस है और पूरी परवरिश उनकी हो रही है, पूरा उनका देखभाल हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री से मेरी लगातार बातचीत हो रही है और मुख्यमंत्री जी भी
अभी दिल्ली में आप जानते ही हैं, शाम को या कल को आएंगे, वो भी एक विजिट यहाँ करेंगे। मुझे लगता है तब तक काफ़ी चीज़ यहाँ पे और लोगों को ठीक ठाक। शासन प्रशासन की तरफ से कोई दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच भी होगी? देखिए सारी चीज़ हम करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये सभी यात्री गुजरात के थे, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करके वापसी कर रहे थे। ये सारी जांच भी होंगी, लेकिन पहली हमारी प्राथमिकता जो हमारे पेशेंट हैं उनको ठीक ठाक कर लें। वहीं उत्तरकाशी बस दुर्घटना में चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाहन चालक तेजी और लापरवाही से वाहन चला रहा था। गौरतलब है कि बीते दिन करीब 4 बजे गुजरात के तीर्थ यात्रियों की बस गंगोत्री से वापस आते समय कोतवाली मनेरी क्षेत्रांतर्गत गंगनानी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में 28 लोग घायल हो गए, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं उत्तरकाशी एसपी ने पूरे मामले की जानकारी दी। कल जो हादसा हुआ, एक दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसा हुआ गंगनानी के पास में। तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भी और जो पुलिस ने घायलों से बातचीत की, उन्होंने सभी ने बताया कि जो ड्राइवर है वो रैश ड्राइविंग कर रहा था और गाड़ी को अनियंत्रित चला रहा था तेज़ तरीके से। तो जो प्रारंभिक तौर पे यही लग रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही से और रैश ड्राइविंग से ही एक्सीडेंट हुआ है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए थाना मनेरी में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है 11/23, 279, 337, 338 और 304A IPC में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है ड्राइवर के खिलाफ। ये नामजद मुकदमा है। मुकेश कुमार जो ड्राइवर है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई वो हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। और मेरा सभी से, मीडिया के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि पहाड़ी रास्तों में जो अपनी गाड़ी है वो नियंत्रित चलाइए और बहुत देख समझ के, और जितने भी ट्रैफिक रूल्स नियम हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट के ऋषि पर्णा सभागार में जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया, जिसमें कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याएं सामने आईं। वहीं जिलाधिकारी सोनिका मीना ने बताया कि 120 के करीब शिकायतें आईं, जिसमें मुख्य रूप से जमीन, बिजली और पानी से जुड़ी हुई शिकायतें आईं, जिनका मौके पर ही निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। करीबन 120 हमारे पास आज शिकायतें आई हैं और जैसे हमेशा ही हमारे यहाँ पे कुछ लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स तो आते ही हैं, उसके अलावा बिजली, पानी और शिक्षा से रिलेटेड जो शिकायतें आई थी, तो सभी अधिकारी यहाँ होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि तत्काल कार्रवाई करें। वहीं देहरादून में HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों में पूर्व की भांति मेरिट के आधार पर प्रवेश कराए जाने की मांग को लेकर ABVP का लगातार आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में ABVP कार्यकर्ताओं ने DAV PG कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष दयाल बिष्ट के नेतृत्व में पवेलियन ग्राउंड से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से HRD मिनिस्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। आज विद्यार्थी परिषद के पूरे देहरादून महानगर के 5 महाविद्यालय के कार्यकर्ता आज DMM को ज्ञापन देने आए थे। पूर्व में सभी महाविद्यालय हमने पिछले शनिवार को बंद कराए थे, जिससे कि यहाँ पे हमारी मुख्य मांग यह है कि जिन छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ है उन छात्रों का एडमिशन हो। जो छात्र CUT देने से वंचित रह गए हैं, उन्हें जानकारी के अभाव के कारण, ये शिक्षा विभाग की नाकामियों के कारण वो अपना एडमिशन, अपना CUT का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन बच्चों को अब मेरिट बेस पे एडमिशन लें। क्योंकि प्रदेश के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें 60% महाविद्यालयों में अभी भी सीटें खाली हैं। उन जो 60% सीटें बची हुई हैं उन सभी पर मेरिट के बेस पर एडमिशन हो। और DMM को हमने ज्ञापन दिया है। DMM ने हमारी बात भी सुनी और हमें कहा भी है कि जल्द से जल्द सभी हम माननीय शिक्षा मंत्री से इस बारे में बात करेंगे और उसमें सकारात्मक जवाब लेके आएंगे। पूर्व में विदित होगा कि किस प्रकार से यहाँ CUT की परीक्षा कराई गई, जिसके माध्यम से पता चला कि 65% अभी भी कॉलेजों की जो सीटें हैं वो रिक्त हैं। तो इससे कहीं ना कहीं छात्र हित जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं हनन हो रहा है उसका, चूँकि जो सीटें रिक्त हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। चूँकि जो केंद्र, जो परीक्षा के केंद्र जो तय किए गए वो बहुत ज़्यादा दूर थे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं छात्र जो हैं वो परीक्षा ही नहीं दे पाया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। तो इसलिए छात्र हित में फैसला लेते हुए
पूर्व की भांति मेरिट बेस पर छात्रों का एडमिशन करना चाहिए, जिससे उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर नदियां उफान पर बह रही हैं। वहीं कुछ इलाकों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसी बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार बारिश के कारण प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर का एक हिस्सा ढह गया है। दरअसल भारी बारिश के कारण पहले एक पेड़ गिरने से मंदिर का रास्ता आंशिक रूप से बंद हो गया था, वहीं अब मंदिर का एक हिस्सा ढह गया है। फिलहाल सावन का सोमवार होने के कारण एक और जहां टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है, तो वहीं मंदिर के एक हिस्से के गिर जाने के कारण मंदिर के मार्ग में मलबे के इकट्ठा होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही भारी बारिश के कारण तपसा नदी के उफान पर होने के कारण मंदिर की सुरक्षा दीवार टूट गई थी। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बरसात लगातार जारी है। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले में बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है, जिससे किसानों की फसलें तो प्रभावित हुई हैं, साथ में आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वहीं मौसम बदलने के साथ ही अब लोगों में वायरल बुखार और डेंगू की संभावना भी बढ़ने लगी है। इधर हरिद्वार में डेंगू के आगमन से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मंगलौर क्षेत्र के गधारोना गांव में एक व्यक्ति की बुखार के चलते मौत हो गई। उपचार के दौरान मृतक में डेंगू की पुष्टि हुई। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। नगर पालिका प्रशासन की ओर से भी मंगलौर कस्बे में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे डेंगू का लार्वा न पनप सके। उधर सरकारी अस्पतालों में बुखार के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। वायरल बुखार के साथ साथ अस्पताल में डेंगू की भी जांच की जा रही है। साथ ही चिकित्सक लोगों को भी एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। घर और आसपास साफ सफाई किए जाने की भी अपील कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी आज ही मिली है और इसके डेंगू के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ टेस्ट हम कर ही रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं आया। साथ ही मलेरिया का भी कोई पॉजिटिव नहीं आया। इसकी जागरूकता के लिए ये है कि हम खुद भी कई बार टीमें बना के जाते हैं। मैं 2-3 दिन से दौरा भी किया है कई जगह का, और जैसे आपदा के टाइम पे भी था तो हमने लोगों को उनको सजग किया था, बताया था। इसके संबंध में मेरे द्वारा नगर ईओ साहब से भी बात हुई थी कि वो छिड़काव करें ताकि मच्छरों का उसका रोकथाम रहे। हमारे यहाँ पे कुछ क्षेत्र में है नहीं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे पास में पर्याप्त जांचें हैं और ट्रीटमेंट है, और हम लोगों से यही कहेंगे कि थोड़ा मच्छरों से अपने आप को बचाएं। कहने मतलब दिन में काटते हैं डेंगू का मच्छर, तो उस टाइप से। और कहीं पे अगर है किसी को बुखार है, कोई और दिक्कत है, तो वो बेझिझक हॉस्पिटल आएँ। यहाँ पे सारी सुविधाएँ हैं हमारा इसी स्तर पे। इसमें नगर पालिका मंगलौर के द्वारा जब से बरसात शुरू हुई है, लगातार जो है जिन क्षेत्रों में पानी भरा है और जहाँ ऐसा है, हम लगातार जो है कीटनाशक का छिड़काव करा रहे हैं। लगातार जो है स्प्रे हो रहा है, और जैसा कि अभी जानकारी हुई है मीडिया के माध्यम से कि गधारोना में कोई डेंगू का मरीज निकला है, मौत हो गई है उसमें। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।